नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज राज्य के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक आशा नौटियाल जी। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। धन्यवाद। मैम, अगर देखा जाए तो चारधाम यात्रा लगातार संचालित हो रही है। इस पूरे एक माह की अगर फिलहाल की बात करें तो किस तरह से आप पूरी यात्रा को देखते हैं? देखिए, यात्रा को एक माह से अधिक हो गया है और अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो सबसे अधिक यात्रियों की संख्या केदारनाथ में आई है। और जब यात्रियों से बात की जाती है तो उनको एक सुखद यात्रा का अनुभव होता है कि यहाँ पर जो रोडें हैं, जो पैदल मार्ग की व्यवस्था है और केदारनाथ में जो दर्शन की व्यवस्था है, वो बहुत ही लोगों से आसानी से सब कुछ होता है। और जो यात्रा का व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी देख के लोगों को लगता है कि वास्तव में यहाँ की प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हमारे चारों धामों की यात्रा के साथ साथ केदारनाथ की जो सुखद यात्रा करके लोग जा रहे हैं, उससे उनको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। यात्रा की अगर बात करें तो एक माह से अधिक हो गया है। इस दौरान क्या कुछ आप लोगों से जब मिलते हैं तो कुछ सुझाव या किसी प्रकार की कोई परेशानी उनको आती है तो वो किस तरह के सुझाव आपको देते हैं? देखिए, कुछ हैं, अभी दिक्कतें हैं। एक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्किंग की ज़रूरत है, जो जगह जगह अभी नहीं है। कुछ जगह है, सोनप्रयाग में है, छोटी सी गौरीकुंड में है, सीतापुर में है, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें जगह जगह जैसे फाटा में है, अन्य जगह भी बड़ासू में है, जब व्यवस्थाएं बहुत अधिक लोगों ने होटल आदि की व्यवस्था की है, लेकिन पार्किंग न होने के कारण लोगों को गाड़ियों को रोडों के किनारे खड़ा करना पड़ता है, जिससे आवाजाही में दिक्कत होती है। तो आने वाले समय में जगह जगह छोटी छोटी पार्किंगें होंगी तो लोगों को सुविधा होगी गाड़ी लगाने की, और हमें यात्रा जो लोग चल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आगे व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा कि भाई जगह जगह छोटी छोटी पार्किंगें हों, लेकिन उसके लिए जगह भी उपलब्ध होना आवश्यक है। जाम एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और इसी को लेकर के कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पूरी रणनीति नहीं तैयार की गई, कार्य योजना तैयार नहीं की गई, और यही कारण है कि वहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो लगातार पैदा हो रही है। देखिए, जब मैं अपने क्षेत्र से ऋषिकेश की ओर आती हूँ तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्थिति जाम की रहती है और लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो ये है कि हर जगह, चाहे हम शहर की बात करें चाहे पहाड़ की बात करें, ये या तो हमको बाईपास की ज़रूरत है, जगह जगह बाईपास बने। ऋषिकेश में भी जब हम आते हैं तो श्रीनगर वाले रूट पे तो बहुत ज़्यादा जाम रहता, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाईपास की भी ज़रूरत है। जब निश्चित तौर पर बाईपास होगा तो जिन लोगों को डायरेक्ट जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, राफ्टिंग के लिए लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या रहती है। तो ऐसे ही हर जगह की मैं बात कर रही हूँ, चाहे चारों धाम हो चाहे हमारा केदारनाथ विधानसभा हो, वहाँ पे पार्किंग की ज़रूरत है और आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी, उसका समाधान ढूंढा जाएगा कि कैसे बनेगी। आंकड़े जो हैं वो लगातार जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई में बढ़ रहे हैं, इस तरह का आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगा रही है, और उनका ये भी कहना है कि व्यापार जो है वो लगातार चौपट हो रहा है वहाँ पर। देखिए, अगर कांग्रेस कुछ करना चाहती तो आपदा के बाद वहाँ जिस तरह की स्थिति हो गई थी, उस समय आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेसियों ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने लोगों का हित न देखते हुए व्यक्तिगत हितों को साधने का काम किया और अपने चहेतों को जो आपदा का पैसा भी था वो भी बांटने का काम किया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, और अब जब मोदी सरकार आई केंद्र में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 में संकल्प लिया कि मैं केदारनाथ का पुनर्निर्माण करूंगा, और तब से आज 11 साल हो गए हैं, लगातार केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। और आप लोग देखते होंगे कि एक दिव्य और भव्य केदारपुरी का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लगातार वहाँ पर हो रहा है और लोगों को सुविधा मिल रही है। आज जिन लोगों के आवास ध्वस्त हो चुके थे उनको आवासों की व्यवस्था की गई है, जिनके वहाँ पे चाहे 2-2 कमरे थे चाहे 4-4 कमरे थे, उनको उनके व्यवसाय के लिए उन कमरों का भी आवंटन किया जा रहा है। आज आप केदारनाथ में जाएंगे तो जो आस्था पथ है उसको एक सुंदर स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें लोगों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है
और अभी थोड़ा और समय लगेगा जिसमें और अधिक सुंदर बनेगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और निश्चित तौर पर यात्रियों को कुछ दिन वहाँ पर जब रुकते हैं तो उनको लगता है कि हम शंकराचार्य जी का की समाधि भी देखें, हम वहाँ पे जो अन्य चीज़ें हैं उनको भी देखें। तो कुछ दिन रुकने का भी अगर वहाँ पे है तो लोगों को सुकून से लोग रुक करके देख सकते हैं। और अन्य जगह भी जो हमारे अन्य यात्रा क्षेत्र हैं वहाँ पर भी, चाहे हमारा कार्तिक स्वामी है, अभी साउथ के लोगों ने आकर वहाँ पर 108 शंख पूजा करके वो गए हैं और आप कार्तिक स्वामी को भी देखेंगे तो बहुत सुंदर वहाँ भी निर्माण हुआ है, चाहे हमारा गेस्ट हाउस है, चाहे रास्ता है। तो इस तरह से जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन स्थलों के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये देवभूमि है, इस देवभूमि में वास्तव में हमारे जो तीर्थाटन है, हमारा जो पर्यटन है, तो इन चीज़ों को अगर डेवलप करेंगे तो जिस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, यहाँ का लोग सुकून के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ की प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं, उसके लिए सारी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकारें कर रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की बात की कि 2014 से उन्होंने इस तरह की कार्य योजना की और आज वहाँ पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। 2014 से लेकर अब तक के 11 सालों का अगर आकलन किया जाए तो उसको किस तरह से आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे हुए हैं, हालांकि कार्यक्रम तो स्थगित कर दिए, लेकिन पूरे 11 सालों को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, इन 11 सालों में जो विकास की गति रही है, जैसे वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज गरीब कहीं ना कहीं समाज में बराबरी का हिस्सा बनने को तैयार है। आज हमारी बहनें जो बहुत ही मतलब जिनके नाम कुछ भी नहीं था, आज उनके नाम आवास हुए हैं, आज वो उज्ज्वला योजना की हकदार बनी हैं, आज वो किसान निधि उनके खाते में आ रही है। आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज देखेंगे तो लाखों करोड़ों महिलाएं इस देश में जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, और निश्चित तौर पर हम सैकड़ों महिलाएं, हजारों महिलाएं लखपति दीदी के नाम से जानी जाने लगी है। आज अब मीडिया के माध्यम से ही जब देखते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो ड्रोन चलाकर अपनी खेती बाड़ी कर रही हैं और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, जो कभी बैंकों में नहीं जाती थी, आज वो बैंक को देख रही हैं। बैंकों में जाके उनको लग रहा है कि मेरा भी खाता बैंक में है। लाखों महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और आज अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से महिलाएं सशक्त हुई है, राजनीतिक रूप से, और मैं समझूंगी कि प्रशासनिक रूप से भी अगर महिलाएं समाज में सशक्त हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये 11 साल जो बेमिसाल हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 साल हैं, उसमें मातृशक्ति को सशक्त करने का काम मोदी जी ने किया है। और निश्चित तौर पर आज अगर हम सेना में देखते हैं, आज अगर हम राजनीतिक क्षेत्रों में देखते हैं जिसमें मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है, और हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 30% क्षैतिज आरक्षण इस उत्तराखंड की बेटियों के लिए किया, तो आप अगर देखेंगे तो हर जगह हमारी बेटियां अधिकारी बन के प्रशासनिक सेवा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये हमारे जो 11 साल हैं ये विकास के हैं, जनता के उत्थान के लिए हैं, उत्तराखंड और देश के उत्थान के लिए है। और उन्होंने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत के रूप में जाना जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के चौथे पायदान पर रहा है, और इसके साथ साथ अगर बड़े फैसलों की बात करें तो 370 हटी, राम मंदिर बना, ये तमाम फैसले रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि 11 साल में जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी देने की, वो नहीं हुए, 15 लाख खातों में आने की बात हुई थी, वो नहीं आए। इससे अलग भी कई ऐसी बातें कही थी जो आज जुमले साबित हो रहे हैं। लगातार आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। आप इन विपक्ष के आरोपों को किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, आप लोग देखते होंगे हर दिन, और मैं समझती हूँ कि अगर उत्तराखंड की बात ही करूँ तो हर महीने नियुक्ति पत्रों का वितरण होता है। और अगर आप देश में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर महीने कुछ ना कुछ विज्ञप्तियाँ निकलती हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मतलब सरकारी नौकरियों के लिए मौके दिए जा रहे हैं। जो मतलब स्वरोजगार की दृष्टि में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अनेकों लाभ
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कि उद्योग विभाग से लोन की प्रक्रिया है, जिसमें 35% से अधिक सब्सिडी का योगदान सरकार की तरफ से है। अगर महिलाएं उसमें कुछ रोज़गार करना चाहती हैं तो उनके लिए भी है, और अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जिसमें लोग स्वरोजगार कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में बराबर लोगों को नियुक्ति दी जा रही है। और अगर आप देखेंगे कि आर्थिक स्थिति से भी हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है। और निश्चित तौर पर जब कांग्रेसियों को ऐसे लगता है कि 15 लाख खाते में, उनको आदत है भी सरकारी योजना आए, आधा पैसे उनके खाते में, उनके घर में, उनके जेब में चले जाए, तो वो तो कहेंगे ही। उनको तो आदत पड़ी हुई है, इतने सालों से उन्होंने अगर विकास करा होगा, वो अपनी जेबों में पैसा नहीं डाला होता, तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंचा होता। आज हम बहुत बड़ी और नई सोच रखते, लेकिन निश्चित तौर पर उनका हमेशा ध्येय यही रहा है कि जो भी पैसा आए वो हमारी जेबों में जाए। अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर हब है, बागवानी है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ले जाना होगा। और काफ़ी सेब की बागवानी की बात हो, चाहे कीवी हो, इनको हम अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजार देना होगा। आप उस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि कृषि क्षेत्र में, क्योंकि आप भी पहाड़ क्षेत्र से आते हैं, कृषि क्षेत्र वहाँ रहता है, काफ़ी लोग कृषि बागवानी करते हैं, आप कैसे देखते हैं कि अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलता है तो आने वाले वक्त में किस तरह से सूरत जो है वो बदलेगी? जी बिल्कुल, मैं तो माननीय कृषि मंत्री जी का, शिवराज चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने उत्तराखंड आने के बाद यहाँ के किसानों से भी भेंट की। और मैं एक दूसरे प्रदेश में भी उनका देख रही थी कि वहाँ जा कर के उन्होंने किसानों के साथ मिल कर के, और उन्होंने उनको पूछा भी कि मतलब तुम अगर लीची का उत्पादन करते हो तो इसकी लाइफ कुछ दिन और बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उनके द्वारा सुझाव आए कि इस तरह से हम लीची का मतलब कुछ दिन और लाइफ बढ़ा सकते हैं, ताकि उनका रोज़गार और उनका जो स्वरोजगार है वो लीची लोगों तक पहुँचे, और कम से कम 10 से 15 दिन इसकी और लाइफ बढ़े, ताकि लोगों तक ये पहुँचे और उनका व्यवसाय सुरक्षित ढंग से चलता रहे। इसी तरह से और जो कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों से उन्होंने डायरेक्ट बात की और उनसे जानकारी ली कि हम कैसे इस चीज़ को और डेवलप कर सकते हैं, और दुनिया में हम भारत को उद्यानीकरण के क्षेत्र में अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं। तो इससे मैं समझती हूँ कि अगर केंद्र से आए हुए हमारे कृषि मंत्री जी की मंशा ऐसी है, तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और किसान को यदि हम मजबूत करेंगे तो स्वतः ही हमारा प्रदेश, हमारा गांव और हमारा देश मजबूत होगा। तो उस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद दूंगी उनका। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक हसन होटियाल जी को, जिन्होंने तमाम राज्य के विषयों पर जो है अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन तिलक शर्मा के साथ में योगेश आर्य, H24/7।